तो आज हिरोशिमा नागासाकी हमले के 77 साल पूरे हो गए। इस सबसे बड़ी त्रासदी के बाद काफी वक्त तक पूरी दुनिया में एटमी संकट बना रहा, लेकिन धीरे धीरे कहा जाने लगा कि अब कोई भी देश एटमी हमले का जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन हालात बड़ी तेजी से बदले और इतने बदले कि वैश्विक तनाव के कई केंद्रों से एटमी महाविनाश की आशंका दुनिया को घेर चुकी है। आज हिरोशिमा नागासाकी की 77वीं बरसी पर हम ऐसे तमाम न्यूक्लियर खतरों पर बात करने जा रहे हैं। पहले ऐसे 6 संभावित विध्वंस के केंद्रों की जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आज आपको रेलेवेंस समझ आए कि हम इस खबर पर इतनी विस्तृत चर्चा क्यों कर रहे हैं। खतरा आखिर है कहां? एटमी खतरे के 6 केंद्र अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, एटमी खतरे के वो 6 सेंटर्स जो आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बने हैं। उसमें पहला नंबर है रूस का सुरभि। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। बिल्कुल, क्योंकि रूस जो अभी तक लगातार हमले के बाद सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार वो एटमी धमकी दे रहा है, इसलिए सबसे पहला नाम यहां रूस का बता रहे हैं। इसके अलावा नजर चीन पर भी है। पूरी दुनिया के लिए पहले से ही चीन जिस तरीके से खतरा है उसको लेकर चर्चा भी बहुत जरूरी है। साथ ही उत्तर कोरिया की भी होगी बात, जहां एटमी ताकत वाला सबसे गैर जिम्मेदार देश है। साथ ही पाकिस्तान, एटमी ताकत वाला दूसरा गैर जिम्मेदार देश। इजराइल अघोषित तौर पर एटमी वॉरहेड्स होने की बात कही जाती है और वजूद पर अब बनाई तो इस्तेमाल भी इसका कैसे कर सकता है और क्यों, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे बात। इसके अलावा ईरान एटमी ताकत बनने की जिस तरीके की उसकी कोशिश है, उसके तहत वो कितना कामयाब अभी तक हो पाया है, समीर, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो ये वो तमाम मुल्क हैं जो कि एटमी ताकत से लैस हैं और दुनिया के हालात जिस तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से परमाणु युद्ध के खतरे की लगातार बात हो रही है, क्या वाकई कुछ बड़ा हो सकता है जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाए? इस पर आज हम करेंगे विस्तृत चर्चा। परमाणु अटैक की 77वीं बरसी पर हिरोशिमा पहुंचे यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस। परमाणु हथियारों पर दुनिया को दी है चेतावनी। दुनिया में खतरनाक हथियारों की होड़ को रोकना होगा। देखिए, इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ भी बहुत चिंतित है। एटमी खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये यूएन मान रहा है। एंटोनियो गुटेरेस का वो बयान भी याद करना होगा आपको, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम परमाणु युद्ध के खतरे से सिर्फ एक कदम दूर हैं। एक भी चूक हुई, एक भी गलती हुई तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। और दुनिया के कई हिस्सों में नए नए वॉर जोन हम बनते हुए देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आशंकाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े, चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद अमेरिका और चीन आमने सामने नजर आते हैं। ये ताकतवर मुल्क, परमाणु ताकत से संपन्न मुल्क अगर इस कदर तनाव की पोजीशन में जाते हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? ओपी तिवारी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ये जो यूएन चीफ 77वीं बरसी पर हिरोशिमा पहुंचे हैं, आप उनके बयानात देखिए। पिछले 1 महीने के बयान अगर निकालकर देखे जाएं यूएन चीफ के, तो उसमें साफ तौर पर इसके संकेत मिलते हैं कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले बातें होती थी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि परमाणु युद्ध हो जाएगा, लेकिन अब खतरा रियल नजर आ रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ इसे मान रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक परमाणु बम का खतरा है, मैं थोड़ी बहुत आपसे सहमत हूँ, लेकिन ये शुरुआत कौन करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शुरुआत करने की किसी देश में ये करने की कोई हमाकत कर सकता है, नहीं कर सकता। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने ही जापान पर ये 2 अटैक किए थे, 6 तारीख को और 9 तारीख को, हिरोशिमा नागासाकी को। कितनी पॉपुलेशन को बर्बाद किया था। अब वही जापान एंड यूएसए अपने साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? आ चुके हैं। तो ये जापान भूल चुका है बिकॉज अपना इंटरेस्ट अलग आ रहा है। जहाँ तक रशिया, चीन, रशिया ने वार्निंग जरूर दी है, लेकिन रशिया क्या स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब स्टार्ट करेगा और कब करेगा, अब उसकी भी उम्मीद अब कम नज़र आ रही है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है और जो यूरोप का सपोर्ट है वो काफ़ी ढीला हो चुका है।
तो इस सिचुएशन में वो तो अगर जो भी देश कॉर्नर हो जाता है तभी ये स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, ठीक है। कॉर्नर टू द वॉल तभी कोशिश करता है। तो अभी मुश्किल लग रहा है कि चाइना भी हिम्मत कर सकता है, क्योंकि चाइना की पूरी इकोनॉमी जो है वो खाली मार्केट पर डिपेंडेंट है। उसके ठीक है, ठीक है। कौन सा मुल्क आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।